हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियर स्टफ। और गेट एग्ज़ाम को अब मुश्किल से 4 महीना रह गया है। और ये वो टाइम है जब एक एस्पिरेंट को थोड़ा सा अपनी तैयारी पे डाउट होना शुरू होता है, या फिर अगर किसी ने बिल्कुल रिसेंट टाइम पे अगर तैयारी स्टार्ट करी है तो वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि वो तैयारी को किस तरीके से प्रोग्रेस करे। तो इसी को लेके मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 4 मंथ स्ट्रेटजीज फॉर क्रैकिंग गेट एग्जाम। ठीक है, ये एंड थ्रू दिस 4 मंथ स्ट्रेटजीज वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर। ठीक है। तो ये जो 4 मंथ स्ट्रेटजी जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये एक सर्टेन assumptions के साथ बनाई गई हैं। पहला assumption जो मैं ले रहा हूँ वो ये है कि आप एक थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिर ऑनवर्ड एस्पिरेंट हैं, यानी कि या तो आप थर्ड ईयर में हैं और गेट को अपेयर कर रहे हैं, या फोर्थ ईयर में हैं, या फिर आपने ड्रॉप लिया है, या फिर आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और आप गेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर थर्ड ईयर से बिलो हैं, तो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आप इससे सही से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स जिसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा तो आप उसको सही से विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाउएवर आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, इससे आइडिया ले सकते हैं आगे आगे के लिए। बट मेनली आई मेड दिस वीडियो विद अजम्पशन कि आप एक थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड स्टूडेंट हैं और गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। सेकंड assumption जो मैं ले रहा हूँ वो ये है कि यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, जो कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के एक स्टूडेंट को हो जाती है ना। अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है तो इतना आप इतने सारे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो दैट इज वाई एक ये सेकंड assumption है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सिविल सब्जेक्ट्स के बारे में। आपको ये नहीं कि आपको फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हैं, ये सब नहीं चाहिए। आपको ये पता है कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। और थर्ड assumption है कि यू हैव अ वेरी ऑनेस्ट डिजायर टू क्रैक गेट एग्जाम। ठीक। आप रियली 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 चाहते हैं कि मैं गेट एग्जाम क्लियर करूं, लेकिन या तो आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है ना, और 4 महीने बचे हैं। आप चाहते हैं बूट उठाना, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। या फिर आपने बहुत ही रेगुलर तरीके से पढ़ाई कर रहे थे और अभी जब 4 मंथ बचे हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर सेल्फ डाउट आना शुरू हो गया है ना। तो अब आप थोड़ा सा ये करूं वो करूं, ये कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं, क्या मैं सही कर रहा हूं, इस तरीके से चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है। तो उस केस में भी ये 4 मंथ स्ट्रेटेजीज आपके लिए बहुत बहुत काम करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक। तो इन assumptions के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और हमारी जो 4 मंथ की स्ट्रेटजीज हैं गेट एग्जाम के लिए। तो बिफोर वी डाइव इनटू दैट स्ट्रेटजीज, थोड़ा सा गेट के बारे में ओवरव्यू समझ लेते हैं। तो जो आपका गेट एग्जाम है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें 65 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो 65 क्वेश्चंस हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग कोर सब्जेक्ट्स। क्वेश्चंस के टाइप की बारे में बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है, और एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस के मार्क्स वेरी करते हैं, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, लाइकवाइज। और नेगेटिव मार्क्स रहती 1 मार्क्स में नेगेटिव मार्क रहता है 1/3, और 2 मार्क्स में 2/3 का नेगेटिव मार्क्स रहता है। जो आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्या रहते हैं कि बेसिकली आपको क्या रहता है कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालनी पड़ती है। आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके जो भी डिजायर्ड पैरामीटर क्वेश्चन में पूछा होता है उसकी आपको वैल्यू ही देनी होती है। और एमसीक्यू में आपको करेक्ट आंसर को टिक मार्क करना होता है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। और मल्टीपल सेट में देर कैन बी इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस और मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं आप ऑप्शंस को। ठीक है। तो ये आपका रहता है एक बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद व्हाई शुड एन एस्पिरेंट और व्हाई शुड अ स्टूडेंट गो फॉर क्रैकिंग द गेट एग्जाम। आपको गेट एग्जाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए? देखिए, द फर्स्ट एंड प्राइमरी एडवांटेज ऑफ क्लियरिंग गेट इज दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन। आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाने का मौका मिलता है वाया डूइंग एमटेक। अगर आप गेट क्लियर करते हैं तो आईआईटीज, एनआईटीज और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑप्शन मिलता है आपको मास्टर्स करने का, जिसमें आपको 12,400 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है
है ना। 2 साल के लिए 12,400 रुपए की स्कॉलरशिप हर महीने आपको मिलती है। और एमटेक मतलब क्या हो गया, अभी आपने अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक में आपने सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। एमटेक में क्या होता है, उन्हीं एक सब्जेक्ट में आप एक्सपर्टीज लेते हैं, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा है, स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, तो अगर आप एमटेक इन स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही डिटेल में आप पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, सो जियोटेक, एनवायरमेंट, लाइकवाइज तो आपको एक एक्सपर्टीज मिलती है जिससे कि आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ती हैं, ठीक। और उसी के साथ साथ आईआईटीज एनआईटीज में आपको बहुत ही वाइड एक्सपोजर मिलता है, जो कि दैट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर योर करियर। नेक्स्ट है जॉब अपॉर्चुनिटीज इन पीएसयूज। देयर आर मेनी पीएसयूज दैट आर अलाइंड विद गेट। आपके एनटीपीसी हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनएचएआई हो गया। आप इस तरीके के बहुत सारे पीएसयूज है, आप अगर लिस्ट देखेंगे, देयर आर मेनी पीएसयूज दैट आर अलाइंग देमसेल्फ विद गेट एग्जाम। यानी कि रिटर्न के लिए बात करें तो आप बस गेट में बहुत ही अच्छा स्कोर लाइए, पीएसयू आपको डायरेक्टली कॉल करेंगे इफ यू फिल्ड दैट फॉर्म। तो आपको पीएसयू कॉल करेंगे फॉर द इंटरव्यू। इसी के साथ साथ क्या होता है, अभी एक रिसेंट ट्रेंड हो रहा है कि इन केस एनी एजेंसी और इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन इज इन रिक्वायरमेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कैंडिडेट्स, तो वो गेट स्कोर कार्ड को अपना स्क्रूटनी क्राइटेरिया बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी डीआरडीओ एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें वो बोल रहा है कि दोज हु हैव क्लियर गेट दे कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू फॉर द रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स। तो इस तरीके से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम आती रहती है टू फॉर अ कैंडिडेट टू गेट अ जॉब, है ना। तो अगर आप देखें तो ये इट्स अ वेरी वेरी good and very important exam for any candidate, not to mention for civil engineering candidate only। ये सबके लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है, जहाँ आप 10 पेपर्स देते हैं, 10 पेपर देते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के, और फिर वेट करते हैं उनके रिजल्ट आने के। पहली बात, आप वेट करते हैं कि ये 10 एग्जाम कब होंगे, कब इसकी डेट आएगी, कब इसकी डेट आएगी, उसके बाद उनको देने जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट का वेट करते हैं। वहीं गेट अकेला एक ऐसा एग्जाम है, गेट अकेला एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप दीजिए, और फिर देर आर मैनी पीएसयूज जहां पे आप फिर एक एग्जाम देने के बाद मल्टीपल पीएसयूज और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग फॉर जॉब्स। आपको एक एग्जाम देने पे बहुत सारे जॉब्स में अपियर होने के लिए की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है गेट एग्जाम का, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें गेट एग्जाम की वेटेज के बारे में, तो आपका जो जनरल एप्टीट्यूड है वो लमसम 15 मार्क्स का रहता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का रहता है, और जो कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो रहते हैं 72 मार्क्स के। देखिए, जब भी मैं मार्क्स की बात डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम ऑलवेज गोइंग टूवर्ड्स दी हायर साइड, इसमें प्लस माइनस 3 और 4 का लेके चलिएगा, ठीक है। तो आपका जो गेट एग्जाम का वेटेज रहता है वो लमसम इस तरीके से रहता है। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपके जो इंग्लिश आता है, एक जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपके जो बीटेक में आपने सिविल इंजीनियरिंग बीटेक में आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ी थी वो सिलेबस रहता है। और कोर में तो आपके जितने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे वो कोर सब्जेक्ट रहते हैं। बात करें कोर सब्जेक्ट के बारे में, देखिए अभी गेट 2025 है, तो अभी क्या हुआ है कि जो कोर सब्जेक्ट को ग्रुप कर दिया गया है। ग्रुप कर दिया गया मतलब, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आपका स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, आपका आरसीसी है, आपका स्टील है, और इनफैक्ट आपका कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये 2025 का सिलेबस, है ना। जस्ट आई एम गोइंग टू ब्रश अप, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर, तो मैं बस ब्रश अप करूंगा, ठीक है। तो जैसे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, आपका लीनियर एल्जेब्रा है, कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, प्रोबेबिलिटी है, न्यूमेरिकल मेथड है। अब देखिए स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ गया जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम्स और ये सब रहता है। सॉलिड मैकेनिक्स में बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स रहता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में डिटरमिनेंट इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है। यही यही पढ़ना सब में है। जियोटेक में आपको सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन, वाटर रिसोर्स की बात करें तो फ्लूइड, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, और इरिगेशन, एनवायरनमेंट में वाटर, वेस्ट वाटर, एयर पोल्यूशन, इस तरीके से आपके सारे ग्रुप कर दिए गए, क्लब कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन है। हाईवे में आपका पेमेंट मटेरियल्स है, और फिर आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग तो हो रहता है ये। ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग बेसिकली सर्वेइंग के सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, है ना, जिसमें रिमोट सेंसिंग भी इंक्लूड है, लेबलिंग, प्रिंसिपल सर्विंग, इस तरीके से आपके सर्विंग के सिलेक्टेड टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं।
ठीक है ना। तो ये आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, है ना। हमारे पास सिर्फ 4 मंथ बचे हुए हैं गेट एग्जाम के लिए, है ना। तो अभी हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है एज एन एस्पिरेंट, है ना, या आप जो भी स्टेज पे हैं, तो पहला स्टेप जो आपका हमेशा रहना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है ना। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस गेट एग्जाम्स। तो पहले मान लीजिए, इफ योर टारगेट इज गोइंग फॉर मास्टर्स, है ना, या तो आप आईआईटी से एमटेक करना चाह रहे हैं या फिर एनआईटी से एमटेक करना चाह रहे हैं, या फिर इफ योर टारगेट इज गेटिंग जॉब इन रेस्पेक्टेड पीएसयूज, तो उसके हिसाब से आपको एक स्कोर या फिर एक मार्क्स को आपको टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप टारगेट कर रहे हैं दैट आई वांट टू डू एमटेक फ्रॉम एनआईटी, आई एम ओके टू डू एमटेक फ्रॉम एनआईटी, तो द टारगेट मार्क्स शुड बी बिटवीन 40 to 60। अगेन दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन, ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है। आई रिकमेंड कि आप अपना खुद से एक सर्वे करें, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। और आप फिर एक टारगेट मार्क सेट करें, है ना। बट दिस इज जनरलाइज ट्रेंड, है ना, पिछले 5 साल के हिसाब से। तो एमटेक अगर आप एनआईटी से करना चाह रहे हैं तो योर टारगेट मार्क शुड बी बिटवीन 40 to 60। अगर आप आईआईटी से एमटेक करना चाह रहे हैं तो योर टारगेट मार्क शुड बी बिटवीन 60 to 80। वहीं अगर आप जॉब चाह रहे हैं थ्रू इन सम रेप्यूटेड पीएसयूज, तो आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए 80+, है ना। तो जो फर्स्ट स्टेप्स है इन दिस 4 मंथ स्ट्रेटेजी, द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट द टारगेट। नाउ दिस टारगेट शुड बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। ठीक है, देखिए आपके पास 4 महीने हैं, है ना। तो जो आप टारगेट ले रहे हैं वो दैट शुड बी वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। आपको अपने अपने बारे में खुद पता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। आपको अपने कितने फंडामेंटल क्लियर हैं वो पता है, आप किस स्टेज में हैं आपको वो पता है। उसके बाद आपका कितना इंटरेस्ट है वो आपको पता है ना। तो मान लीजिए एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट आपने अभी तक बुक उठाई ही नहीं है ना। आपको बस एक जनरलाइज नॉलेज है कि क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, और अभी आप पीएसयू को टारगेट कर रहे हैं। उस केस में जब आपके फंडामेंटल्स भी एक एवरेज उसमें है ना, और आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, तो आई फील कि ये बहुत दैट विल बी ओवर शूटिंग द मून, है ना। ये बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल हो जाएगा कि आपने अभी तक बुक भी नहीं उठाई है, 4 महीने बचे हैं, और आप 80+ टारगेट करें। दिस कैन बी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट पॉसिबल, बट देन इट शुड बी बेस्ड अपॉन योर ओन फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स, और आपके ओन हाउ यू ग्रैब सब्जेक्ट, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है ना। तो what I request is this is the first step in the 4 month strategy. So the first step is to set the target, and the target should be as realistic एज पॉसिबल। ठीक है, आपको दो इट शुड नॉट बी वेरी सेफ, बट इट शुड नॉट बी ओवर शूटिंग द मून, है ना। आपको रियलिस्टिक गोल बनाना है कि हाँ, मेरे को लगता है कि मैं अगर 4 महीने मेहनत करूंगा, तो मैं XYZ जो भी आपका टारगेट है, मैं वो नंबर लेके आ सकता हूँ। ठीक है। तो पहली चीज जो है वो आपको करनी है कि आपको टारगेट सेट करना है बेस्ड अपॉन व्हाट यू वांट एंड बेस्ड अपॉन द स्कोर दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक। सो in the moving forward, इस लेक्चर में आई विल अज्यूम कि मैंने 50 मार्क्स टारगेट सेट किया है ना। तो हाउ कैन आई अचीव दिस 50 मार्क्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आई वॉन्ट कि आप भी एक टारगेट सेट करें, और ये दैट दिस टारगेट विल कम आफ्टर वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेलिब्रेशन। जब आप बैठ के अपने अपने बारे में सोचेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो विल गिव यू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो इसको वीडियो को एंड तक देखिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टारगेट सोच के चल रहा हूँ कि यार मैं मेरे हिसाब से ना 50 नंबर एक ठीक टारगेट है जो मैं अचीव कर सकता हूँ, है ना। कैसे मैं इस आया हूँ वो अभी हम देखते हैं। तो let's once I have decided that okay 50 marks is the target, now how should I target each and every subject कि मैं 50 नंबर लेके आ सकूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस कि पिछले 5-6 साल में क्या ट्रेंड रहा है सब्जेक्ट वाइज, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटेड ट्रेंड ऑफ वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स में मैंने कंपाइल किया है। आई अगेन रिकमेंड दिस इज माय ओन असेसमेंट, हो सकता है मैं गलत हूँ, हालांकि आई हैव गिवन अ वेरी गुड इन असेसमेंट, बट और मोरलेस यही एक ट्रेंड है। बट इफ यू वांट एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप भी एक होमवर्क करें,
है ना। तो अगर हम 2019 ऑनवर्ड देखें सब्जेक्ट्स का वेटेज, तो हम देखेंगे कि द मैक्सिमम मार्क्स आर फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट इज फ्रॉम जियोटेक। जियोटेक से आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जियोटेक का मतलब क्या हो गया, आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया जिसमें सॉइल की प्रॉपर्टीज आती हैं, और फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया। तो इन दोनों को मिला के आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। वहीं उसके बाद आता है जनरल एप्टीट्यूड, फिर आपका आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और फिर आपका आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में एनवायरमेंट 1, एनवायरमेंट 2। लाइक वाइज ट्रांसपोर्टेशन आपका टोटल 9 मार्क्स का बैठता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गया, पेमेंट हो गया, ट्रैफिक हो गया, ये सब मिला के 9 मार्क्स का बैठता है। सेम देन फ्लूइड, फिर ज्योमेट्रिक आपका 8 नंबर का लमसम बैठ रहा है। फिर स्ट्रक्चर्स आपका 6 मार्क्स का है, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी 5 मार्क्स का, कंक्रीट आपका 5 मार्क्स का, सॉइल सॉइल मैकेनिक्स 4 मार्क्स का, स्टील 3 मार्क्स का, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 1, एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका 1। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स। जब आपने ये एक बार देख लिया कि ओके दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ। आप किस सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छे हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। किस में आप एक्सीलेंट हैं, किस में आप मीडियम हैं, और किस में आप बहुत ही वीक हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये दिस रिक्वायर डेलिब्रेशन। अपने आप को ऑनेस्टली एनालाइज करना है, और आपको देखना है कि इसमें आप बहुत ही अच्छे हैं, किसमें एक मीडियम है, और किसमें अच्छे नहीं है। तो बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ, नेक्स्ट स्टेप इज बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ यू हैव टू डिवाइस अ शेड्यूल। है ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से शेड्यूल तैयार करना है। शेड्यूल का मतलब क्या होगा कि आपको एक साथ एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लेना है और एक वीक सब्जेक्ट पकड़ना है। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और एक वीक सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अपनी बात करूं, तो आई विल से कि मैं यार ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बहुत ही स्ट्रांग हूँ, है ना, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में स्ट्रांग हूँ, बट मेरा स्ट्रक्चर्स बहुत ही वीक है ना, स्ट्रक्चर्स मेरा बहुत ही वीक है। तो व्हाट आई विल ग्रुप दीज सब्जेक्ट्स टुगेदर। ठीक है, आई विल ग्रुप दीज सब्जेक्ट्स टुगेदर। तो उसमें मैं क्या करूंगा, आई विल सेलेक्ट टॉपिक्स, आई विल सेलेक्ट टॉपिक्स that are always recurring in nature, that are always recurring in nature। recurring मतलब जो हर समय आते हैं। ठीक है, वो टॉपिक्स जिनसे हर साल पूछा गया है। ठीक है, जो जैसे कि आपका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो आपके ये मैं क्यूमुलेटिव की बात कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हो गए, आपके एसएफडी बीएमडी हो गया, है ना, उसके उसके बाद आपके डिटरमिनेंसी हो गया, है ना, डिटरमिनेंसी हो गया। तो ये जो टॉपिक है ये क्या है, ये तो हर साल ही आते हैं, है ना, और इन रिकरिंग इंटरवल आते रहते हैं, मतलब द चांसेस ऑफ कमिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी हाई फ्रॉम स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स को क्लब किया। क्लब करने के बाद मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो मेरा स्ट्रॉन्ग है ही, तो आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम दैट सब्जेक्ट। उसके वीक सब्जेक्ट्स में से मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया जो हर साल पूछाते हैं, या फिर जिनके पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे, और उन टॉपिक्स में से मैंने अगेन बाइफरकेट किया कि मैं पहले इन टॉपिक्स को टारगेट करूंगा, बाद में इन टॉपिक्स को टारगेट करूंगा। लाइक पहले मैं ये पढ़ूंगा, फिर ये, और फिर इन्हीं टॉपिक को पढ़ूंगा। मैं पूरा सिलेबस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक्स को टारगेट कर रहा हूँ फ्रॉम माई वीक सब्जेक्ट ग्रुप, है ना। तो इन टॉपिक्स को टारगेट करके इस तरीके से आपको सब्जेक्ट का ग्रुप्स बनाने हैं। नेक्स्ट कैन बी, लेट्स से मैं एनवायरमेंट में अच्छा हूँ बट जियोटेक में बहुत वीक हूँ, है ना। तो जियोटेक के मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स टारगेट किए जिनमें से हर से पूछा जाता है ना। एनवायरमेंट में पूरा टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, है ना, इवन मीडियम भी हूँ, तो यानी कि मैं कम कम एफर्ट में उसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये किया। तो ये सब करने के बाद देन वंस यू हैव मेड द शेड्यूल, वंस यू हैव मेड द शेड्यूल ऑफ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड वीक सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड हैव ग्रुप्ड अकॉर्डिंगली। यानी कि मैंने मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन मेरा स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है और मेरा स्ट्रक्चर वीक सब्जेक्ट है। तो देखिए, स्ट्रक्चर 3 मार्क्स का अगर यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रक्चर 3 मार्क्स का दिख रहा है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से हर समय वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है वो आई विल ट्राई टू कवर देम फुल्ली, है ना, उन सब्जेक्ट्स को मैं फुली कवर करूंगा। जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स को टारगेट किया। ठीक है, उसमें से क्या किया, मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स को टारगेट किया। तो आपका देखिए, जो तक मेरा मान लीजिए 15 मार्क्स था, तो 15 में से मैंने 6 मार्क्स को टारगेट किया।
ठीक है। उसी तरीके से फ्लूइड मेरा एक स्पेसिफिक नंबर का था, मैंने उसमें से टू मार्क्स टारगेट किए। स्ट्रक्चर मेरा आई थिंक 7 या 8 नंबर का था, मुझे याद नहीं है अभी। एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा कितने का था? स्ट्रक्चर यहाँ पे क्यूमुलेटिव देखें तो ये 6 नंबर हो गया, उसके बाद 6 5 11, 11 के बाद 11 4 15, 15 और 3 18, 18 और एक 19। देखिए कितना वेटेज है स्ट्रक्चर का, है ना। उसमें से मैं सिर्फ 3 नंबर टारगेट कर रहा हूँ, सॉलिड 3 नंबर, ठीक है ना। उसमें से मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर, यानी कि सिलेक्टेड टॉपिक्स, ठीक है, सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स। देखिए ये टॉपिक्स तो मतलब हर साल पूछे गए हैं, है ना। तो इस साल भी आने के चांसेस बहुत बहुत 99.9% चांसेस हैं आने के। तो मैं ये टॉपिक को ही बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करूंगा, बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करूंगा। सेम फॉर आरसीसी, सेम फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके 13 मार्क्स का था, तो 13 में से 4 नंबर, यानी कि अगर मान लीजिए मैं इसमें डिफरेंशिएशन हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, ये जो टॉपिक्स है जिनमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड देखिए, एज अ इंजीनियर आई पर्सनली फील जनरल एप्टीट्यूड एक रिलेटिवली बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, जिसमें आपका इंग्लिश आता है, एक जनरल जनरल क्वेश्चंस आते हैं, तो ठीक है। तो अगर आप इसमें अगर थोड़ा सा मतलब एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रेगुलर हार्डवर्क डालेंगे, तो 15 में से 10 मार्क्स आपके बहुत ही आराम से आ सकते हैं, है ना। बहुत ही आराम से आ सकते हैं, कोई बहुत ही हाई फाई चीज नहीं है। तो देखूं तो बेस्ड अपॉन माई ओन टारगेट ऑफ 50 मार्क्स, है ना। तो मैं अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स और वीक सब्जेक्ट को मैं कंबाइन करता हूँ, तो लमसम ये जो है, ये अराउंड 60 मार्क्स बन जाता है ना। टारगेट में 50 मार्क्स है, 10 मार्क्स मैंने माइनस के भी रख लेता हूँ, है ना। तो ये मेरा एक मेरा स्टडी ग्रुप बन गया कि मेरे को इस तरीके से टारगेट करना है। फॉर स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट आई विल टारगेट दिस मच, एंड फॉर अ वीक सब्जेक्ट आई विल टारगेट लाइक दिस। फॉर अ वीक सब्जेक्ट मेरे ये टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक्स में से मेरे टोटल क्यूमुलेटिव मार्क्स इस तरीके से बन रहे हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, है ना। अब देखिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर नथिंग बट गाइडलाइंस, दीज आर नथिंग बट द गाइडलाइंस, है ना। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से प्लस माइनस कीजिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मेरा फ्लूट बहुत ही बेकार है ना, और जियोटेक मेरा रिलेटिवली मेरे को बहुत अच्छे से मैं समझ पाता हूँ फ्लूट के कंपेरिजन में, तो आप फ्लूट हटा के उस वो मार्क्स आप जियोटेक में डाल सकते हैं, है ना। बट द थिंग इज, आई एडवाइस कि आप हर सब्जेक्ट को टच करें, क्योंकि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम ई सब्जेक्ट्स दैट आर ऑलवेज आस्क्ड, है ना। जितना आप अपना स्टडी, जितना आप अपना सैंपल सेट बढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक विल रिड्यूस, ठीक है। तो ये आपने अपना अपना स्टडी ग्रुप बना लिया। जब आपने अपना स्टडी ग्रुप बना लिया, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है टू बी साइलेंट एंड सिंपली स्टार्ट स्टडिंग। टू बी साइलेंट एंड सिंपली स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है ना। बिल्ड फाउंडेशन सब्जेक्ट, बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ ई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि आपने एनालिसिस कर लिया, आपने ग्रुप बना लिया, अब आते हैं मेन चीज पे। ये सब इफेक्टिव तभी रहेगी जब आप पढ़ाई करेंगे, है ना। पढ़ाई कैसे करनी है आपको? बहुत ही पेशेंट होके एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट को उठाया, उसकी फंडामेंटल्स को क्लियर किया, उसकी एक अच्छी फाउंडेशन बनाई, है ना, और उस सब्जेक्ट के टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया, ठीक। उस सब्जेक्ट के टॉपिक्स को कवर किया। कैसे कवर करना है? डू एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, मार्क द क्वेश्चन यू आर डूइंग रॉन्ग, और इफ देयर इज सम गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, आपने एक स्टडी ग्रुप बनाया, हर एक को एक एक टाइम फ्रेम दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर की, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोला कि ये मेरा 20 डेज है, मैं इन 20 दिन में ट्रांसपोर्टेशन और स्ट्रक्चर को कवर करूंगा, है ना। स्ट्रक्चर के कलेक्टिव टॉपिक और ट्रांसपोर्टेशन के भी जो टॉपिक जिनमें क्वेश्चन आते हैं, 20 दिन में मेरे को ये कवर करना है। अब आराम से एक एक टॉपिक को उठाया, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल क्लियर किए, और एक फाउंडेशन बनाई सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर की इन 20 दिनों में मुझे इन रेस्पेक्टिव टॉपिक्स के कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर करने हैं। और ड्यूरिंग दिस 20 डेज आई हैव टू डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल ऑफ दीज टॉपिक्स। मुझे बहुत क्वेश्चन करने हैं, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, मुझे जहां से जो क्वेश्चन मिल रहा है इन टॉपिक्स के ऊपर वो क्वेश्चन करना है ना। और मान लीजिए जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तब कई बार क्वेश्चन आप गलत करेंगे, आप उनको स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है। कई क्वेश्चन होंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन, जिनमें एक क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट आ जाते हैं, है ना, तो आप उनको हैश मार्क कर दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक, और आगे बढ़िए। बस इतना करना है ना। उसके बाद उसके बाद अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप माय फ्रेंड,
कि आपको रेगुलरली वो टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसको कि जितना भी एम्फोसाइज करूंगा, जितना भी इसको मैं वेटेज दूंगा उतना कम है। आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद उतना ही आपको उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, ठीक है। डेली रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और रिवाइज कैसे करना है? अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। मान लीजिए आपने 20 दिन दिए थे स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें पहले दिन आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना। पहले दिन आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो दूसरे दिन क्या करना है? आपको वो पहले दिन का टॉपिक रिवाइज करना है, ठीक है। पहले दिन का वो टॉपिक रिवाइज करना है, फिर एक नया टॉपिक उठाना है। डे 3 में क्या करना है? फिर से आपको जो डे 1 और डे 2 के टॉपिक्स थे उनको रिवाइज करना है, और फिर डे 3 के टॉपिक्स पकड़ने हैं। फिर डे 4 में डे 1, डे 2, डे 3 के टॉपिक्स को रिवाइज करना है, और फिर डे 4 में जो नए टॉपिक आपका टारगेट है वो पकड़ना है। यानी कि एवरी डे यू हैव टू स्टार्ट विद सब्जेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। यानी कि आपको डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है ना। दो सेम टिल 20th डे। जब 20th डे पे आएंगे तो सोचिए आप ये डे 1 से लेके डे 18-19 तक के जो टॉपिक्स हैं वो कितनी बार रिवाइज कर चुके होंगे, है ना। 18-19 के तो 2 या 3 बार ही होंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग के जो आपके हाफ डे वाले टॉपिक हैं वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो चुके होंगे, ठीक है। तो आपको डेली, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लग जाएगा। आप भी समझिए, जब जब मान लीजिए आप 10th डे पे आएंगे, तो डे 1 के टॉपिक आप 10 बार रिवाइज कर चुके हैं, है ना। तो आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा। आपको जो टाइम लगेगा वो जो लेटेस्ट रिवीजन वाले टॉपिक्स है ना उनमें ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी स्ट्रेटेजी का। एंड दिस इन दिस 4 मंथ में जब टाइम बहुत ही कम है, तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यू कैन नॉट स्किप दिस पार्ट, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? डेली रिवाइज करना है ना। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो टिल 20th डे आपको ये पर डे रिवीजन करना है। व्हाट विल यू डू वंस योर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्ट्रक्चर इज कंप्लीट? यू हैव टू मार्क अ डेट इन द कैलेंडर। जिस दिन आपका ट्रांसपोर्टेशन और स्ट्रक्चर का टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद 15 दिन बाद कैलेंडर में डेट मार्क कर दीजिए, ठीक है। कि मेरे को इस तारीख को ट्रांसपोर्ट और स्ट्रक्चर को वापस से रिवाइज करना है। उसके बाद फिर अगले 15 दिन बाद एक तारीख और मार्क कर दीजिए, इस दिन को ट्रांसपोर्ट और स्ट्रक्चर रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज का मतलब ये नहीं कि आपने नोट्स उठाए और पलटे मारे जा रहे हैं और फॉर्मूलेज रटे जा रहे हैं। नहीं, ये रिवाइज का तरीका नहीं है। इन ऑल द फॉर्म ऑफ रिवीजन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली पिक अप द क्वेश्चन। You have to pick up the question, and in case of this, once you have completed the subject, जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस केस में सिंपली जो क्वेश्चंस पहले आपने स्टार मार्क किए थे और हैशटैग मार्क किए थे, यानी कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए थे और जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपली कुछ नहीं करना है। जिस दिन तारीख आ गई उस दिन सिंपली उठाना है, वो क्वेश्चन खोलने हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। कोई नोटबुक नहीं उठानी है, कोई कंसेप्ट वाइज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल आज 18 तारीख को मैं उठा हूँ, चलो जी ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, आई विल स्टार्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस। अगर मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, देन आई विल पिक अप माय नोट्स, ठीक है। जहां पे भी मैं अटक रहा हूँ या फिर मेरा क्वेश्चन वापस से गलत हुआ है, देन आई विल पिक अप दोस नोट्स एंड आई विल अगेन सी व्हाट इज द लैगिंग बिहाइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है, आपका दिमाग आइडेंटिफाई करता है, अरे मेरे से ये गलती हुई है ना। तो आपको इस तरीके से करना है, और यही टेक्निक आपको यहाँ पे भी स्टार्ट करनी है। मान लीजिए आप 10th डे पे हैं, तो फर्स्ट डे की कोई सा भी क्वेश्चन उठा के आप कर लीजिए, है ना। 18th डे पे हैं तो आप 10th डे का कोई सा भी टॉपिक का क्वेश्चन उठा के कर लीजिए, है, चाहे 2 क्वेश्चन लगा लीजिए तुरंत, है ना। ये टेक्निक है रिवीजन की। आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है ना। आपको ये टेस्ट करना है कि आपका दिमाग कितना रिटेन कर पा रहा है चीजों को, है ना। और दिमाग जब एक बार देखता है ना कि अच्छा मुझसे ये गलती हुई थी, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि अगली बार वो गलती ना हो, है ना। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। एंड माय फ्रेंड्स, आई विल अगेन सेइंग, आई एम रिक्वेस्टिंग कि जो पढ़ा है उसे रिवाइज तो करना ही करना है ना। Next important step in this 4 month strategy is to give regular test series. Give regular test series, my dear friends. ठीक है। देखिए, तैयारी के बारे में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। द प्रिपरेशन इज नेवर नेवर कंप्लीट। आपकी तैयारी कभी भी जिंदगी में कंप्लीट नहीं होगी। अभी 4 महीने बचे हैं, और उसके बाद मान लीजिए 1 साल बचा हो, 2 साल बचा हो, आपको मैं 5 साल एक्स्ट्रा दे दूं, तब भी ड्यूरिंग दी एंड टाइम जब एग्जाम आने वाला होगा, तब भी आप बोलेंगे भाई काश मेरे को 1 महीना और मिल जाता,
ठीक है। तो तैयारी एक ऐसी चीज है जो कभी परफेक्शन पे पहुंचती नहीं है, जो कभी कंप्लीट होती नहीं है। तो आज आज आप जैसे भी हैं, जहां पे भी हैं, जो भी आपका लेवल है, सिंपली आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए एज पर द शेड्यूल टाइम। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको करना है। देर इज नो एक्सेप्शन, बी वेरी स्ट्रिक्ट, बी वेरी डिसिप्लिन इन इट, मेरी बात मानिए। ठीक है। तो आपको ये करना है, चाहे आपकी तैयारी हो कि ना हो, आपको टेस्ट सीरीज, देयर आर वेरी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो टेस्ट सीरीज, रेगुलर टेस्ट सीरीज सीरीज मतलब पब्लिश करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, है ना, और सिंपली टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, है ना। फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट संडे को कोई अगर एक टेस्ट शेड्यूल है फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्स का, तो आप टारगेट कर लीजिए कि मैं इस सैटरडे को संडे को एस एफ डी बी एम डी, बट ये टेस्ट सीरीज आपके शेड्यूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, है ना। तो एस एफ डी बी एम डी का टॉपिक्स होगा, इन पे ज्यादा ज्यादा एम्फोसाइज करूंगा, है ना। ये नहीं कि मैं यही तैयारी कर रहा हूँ, मैं ज्यादा एम्फोसाइज करूंगा। आपको शेड्यूल जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन मैं इसको ज्यादा एम्फोसाइज करूंगा। तो थोड़ा रिवीजन के टाइम पे इनको ज्यादा वेटेज दे दिया, है ना। और फिर टेस्ट जरूर दीजिए, है ना। अब ये टेस्ट सीरीज कब इफेक्टिव रहेगी, ऐसा नहीं टेस्ट दे के आगे छोड़ दिया। द होल फंडामेंटल ऑफ गिविंग टेस्ट सीरीज इज टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस, है ना। तो टेस्ट देने के बाद, उसके बाद व्हाट यू टू डू इज यू हैव टू डू एन एनालिसिस, है ना। कि मान लीजिए कि कितने क्वेश्चन थे, कितने टॉपिक आप पढ़ के गए थे, कितने टॉपिक पढ़ के जाने के बाद आप अटेम्प्ट सही से अटेम्प्ट कर पाए, है ना। अटेम्प्ट कर पाए तो आपको कितना टाइम लगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। क्योंकि गेट में तो क्या होता है, आपका ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। तो कितना टाइम लगा सॉल्व करने में, सॉल्व करने के बाद क्या आपका आंसर सही आया, क्या गलती हुई। अगर आपसे गलती हुई है ऑफ द टॉपिक दैट यू आर इंटेंडिंग टू प्रिपेयर, तो उनको वापस से सॉल्व कीजिए घर पे आके, है ना। उनको वापस से सॉल्व कीजिए और एनालाइज कीजिए क्या गलती हुई होगी आपसे उस एग्जाम टाइम में। ठीक है। तो अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट दीजिए और पोस्ट टेस्ट एनालिसिस आपको जरूर करना है दोस्तों। ठीक है। तो ये आपका बहुत ही अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और बी वेरी वेरी एडमेंट, मतलब ये आप मेरी बात, चाहे आपको वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है, ये वीडियो आप बार बार देखिए, ये मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज आपको देनी है, रिवीजन आपको करना है और टेस्ट सीरीज आपको देनी है, तैयारी हो या ना हो, बिकॉज देर दिस इट विल नेवर बी कंप्लीट, है ना। आपकी कभी कंप्लीट होगी नहीं तैयारी, ये मेरी बात लिख के रख लीजिए। ठीक है। तो ये बात, तो ये थी आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। तो हम पूरी स्ट्रेटेजी को एक नक्शल में अगर हम आखिरी में एक समराइज करें, तो पहली बात तो क्या करनी है, आप आराम से शांति से बैठ के वेटेज को एनालाइज कीजिए और एक टारगेट वहां सेट कीजिए। अगेन टारगेट हैज टू बी वेरी रियलिस्टिक, है ना, बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट को सेट कीजिए। उसके बाद चूज द टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट बेस्ड अपॉन योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है। ये देख तभी मैं आई एम नॉट एम्फसाइजिंग ऑन एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। एक्चुअली क्या होता है, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती हैं, है ना। उनको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कोई सब्जेक्ट बेकार लगता है, किसी सब्जेक्ट में उनको, आपको खुद पता है कि यार अगर मैं इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा इनपुट दूंगा तो मैं ठीक कर जाऊंगा, है ना, मैं ठीक कर जाऊंगा। और कई सब्जेक्ट होते हैं यार मेरे को तो पता ही नहीं है इसमें क्या हो रहा है, तो उसको मत छूइए इस टाइम पे। या फिर एक बार एक कॉपी पेज पलट लीजिए और थोड़ा आपको देखिए अंदर से फीलिंग है ना मैं कर लूंगा, तो मतलब उसको उठा लीजिए। बस अगर पहली बार भी फीलिंग आ जाए ना कि मैं कर लूंगा, है ना, तो आप उसको उठा लीजिए। ठीक है ना। तो चूज टॉपिक इन सब्जेक्ट बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। उसके बाद एक स्टडी प्लान आपको बनाना है ना। हर सब्जेक्ट को आपके पास 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स में से मैं तो कहूंगा आखिरी 15 दिन तो आप छोड़ दीजिए, और उस हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक स्टडी प्लान बनाइए, और चाहे कुछ भी हो जाए उसको आपको आपको स्टिक रहना है उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आज मूड नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, प्लीज, है ना। आप ये वीडियो बार बार देखिए, कुछ भी कीजिए, चाहे कोई मोटिवेशन लेक्चर देखिए, बट आप उसको उस पर स्टिक रहिए, है ना। उसके बाद आपको रिवाइज करना है रेगुलर बेसिस पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और टेस्ट सीरीज देनी है, और अपनी प्रोग्रेस को असेस करना है रेगुलरली। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आई विल लाइक टू अगेन एम्फसाइज इज बी फ्लेक्सिबल, एडेप्टिव एंड इम्प्रोवाइज बेस्ड अपॉन द सिनेरियो। ठीक है। देखिए आपने स्टडी प्लान बनाया था, बहुत अच्छी बात है, बट आई विल टेल यू आप उस स्टडी प्लान में स्टिक नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? अगेन टेकिंग एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब देखिए मैंने 20 दिन दिए, है ना, मैंने बोला कि मैं 20 दिन कर लूंगा। अब जैसे कई टॉपिक्स मैंने टारगेट किया, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंस लाइन
इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम था, मैंने बोला था कि मैं 20 दिन में कर लूंगा, पर मुझे टाइम लग गया, है ना। मेरे को लगा था मैं 3 या 4 दिन में इसको कवर कर लूंगा, पर मुझे इसको इसमें 8 दिन लग गए, है ना। 8 दिन लग गए, तो जिसकी वजह से मेरा पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया, और मेरे को 20 के आगे मान लीजिए मैंने 23 डेज दे दिए, है ना। तो मेरा आगे का चीज ऊपर नीचे हो जाएंगी ना, थोड़ा सा। तो द थिंग इज यू हैव टू इम्प्रोवाइज इन दैट सिनेरियो। देखिए, हर सब्जेक्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है, एज अ बेस्ड अपॉन योर ओन कैपेबिलिटी। हर सब्जेक्ट आपसे एक सर्टेन चीज डिमांड करता है ना। तो आपको वो जो सब्जेक्ट डिमांड कर रहा है, आपको वो उस सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, है ना। 20 दिन बोल दिया, दैट इज जस्ट अ गाइडलाइन। हो सकता है आपको +- 5 डेज लग जाए, है ना। किसी सब्जेक्ट में प्लस लगेंगे, किसी में माइनस लगेंगे, है ना। बट डोंट गो बियॉन्ड दैट, है ना। आगे डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। तो पहली बात तो ये, तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज आपको करना पड़ेगा, और यू हैव टू अडेप्ट। जैसे कि आप मान लीजिए बोल दिया कि मैं अपने कॉलेज से आके 6 से शाम के रात को 12 बजे तक पढ़ूंगा, है ना, बैठ के आराम से, चाहे XYZ, है ना, 6 से 12 पढ़ूंगा। जरूरी नहीं है ना। मान लीजिए किसी दिन कोई कुछ इवेंट आ गया, है ना, कुछ XYZ एक्टिविटी हो गई, जिसकी वजह से आपको ये टाइम डिस्टर्ब हो गया, या फिर रात को आपको किसी आपने बोला था कि मैं रात को 11 बजे से सुबह के 4 बजे तक पढ़ूंगा, है ना। तो हो सकता है कि एक किसी दिन इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में बहुत ज्यादा काम हुआ, तो आप सो गए आके। ये हो सकता है, ये बहुत रियलिस्टिक बात है ना। तो ऐसा अगर होता है, तो यू हैव टू इम्प्रोवाइज अकॉर्डिंगली। तो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। ये आपको ये पहले से ही नोट डाउन करना पड़ेगा कि ये गाइडलाइंस हैं, है ना। एंड वट एवर यू आर फॉर्मिंग, जैसे गाइडलाइन की वो इस तरीके से पढ़ना है, ये ग्रुप बना के मेरे को ये रेगुलर पढ़ना है। बट द थिंग इज, आपको ये माइंड में रखना है कि चीजें चेंज हो सकती हैं। कोशिश कीजिए कि ना चेंज हो, कोशिश कीजिए कि ना चेंज हो, बट हो सकती हैं। और इस केस में, दैट इज वाई आई ऑलवेज से दैट यू हैव टू स्टील टाइम। आपको समय की चोरी करनी पड़ेगी। चोरी का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो जैसे आपको 10-15 मिनट दिन में अगर आप देखें, तो ऐसे कर करके आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा तो मिल ही जाते हैं खाली टाइम। कभी कोई फैकल्टी नहीं आया, कोई क्लास, कभी ब्रेक हो रहा है, कभी XYZ, है ना। तो इन 2 घंटों में से एटलीस्ट आपको जो पढ़ा हुआ है, आप उसको रिवीजन के लिए दे सकते हैं। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन, अगर कोई सा भी एक क्वेश्चन पकड़ के आप सॉल्व करते हैं, तो आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन, अगर आप इन ब्रेक में पकड़ के करते हो, दिन में आप 5 से 6 क्वेश्चन आराम से ड्यूरिंग दिस ब्रेक ऑफ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समय की चोरी भी करनी सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि जरूरी नहीं है कि ये मेरा प्लान था, मैं इसी टाइम में पढ़ूंगा, ऑन अ डेली बेसिस ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज आगे चेंज होगी। तो उसका इसलिए आपको पहले से तैयार रहना है कि हाँ मैं, और ये नहीं कि मैंने ये टॉपिक आज के लिए फिक्स किया था, मैं जल्दी खत्म हो गया तो मैं आज नहीं कुछ नहीं पढ़ूंगा। आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर आज मुझे टाइम मिल रहा है, तो कल हो सकता है मुझे ऐसा दिन आए जब मुझे टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो उस तरीके से आपको अपने चीजें प्लान करनी है। यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इन बोथ बोथ द वेज। यू हैव टू फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी एडेप्टिव, एंड यू हैव टू इम्प्रोवाइज अकॉर्डिंगली। सो दैट इज द स्ट्रेटजी इन दी नटशेल। कहाँ कहाँ मिस्टेक करेंगे, आप मिस्टेक कहाँ करेंगे। पहली मिस्टेक करेंगे दैट यू विल बी स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन टफ एंड लो विंग सब्जेक्ट। You will be spending too much time on tough and low wing subject। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड मैकेनिक्स उठाया, और सॉलिड मैकेनिक्स में ही बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया आपने, है ना। ये तो, या फिर आपने मान लीजिए अगेन टेकिंग एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर, उठाया था, आप आधे से ज़्यादा कवर कर चुके हैं, अब आप बोलेंगे मैं थोड़ा सा बचा है, इसको और टाइम दे दूं, है ना। तो उस केस में आपने जहाँ 20 दिन थे, वहां पे आपने उस सब्जेक्ट को 30 दिन दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। +- 3 or 4 days इज फाइन, जो कि एडजस्ट हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि आपने उसी को लेके सारा टाइम स्पेंड कर दिया। ठीक है ना। तो स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन टफ एंड लोइंग सब्जेक्ट शुड नॉट बी देयर, है ना। लो विंग सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। और यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच टाइम, बिकॉज दिस इज 4 मंथ स्ट्रेटेजी, दिस इज योर 4 मंथ स्ट्रेटेजी। यू डोंट हैव टू, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट। ठीक है ना। तो ये पहली सोर्स ऑफ एरर है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए टाइम फ्रेम पे कोई थ्रेड हो पाता है, इस फाइन, जितना हो गया, अब आगे बढ़िए। ठीक है, बाद में आखिरी में जब मैं बोलूँ ना 15 दिन बचेंगे, तब देखते हैं, उस टॉपिक को उठाएंगे, या फिर रिवीजन में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। पर उस टाइम फ्रेम में जितना हो गया। इफ यू फील कि 2-3 दिन और देना जरूरी है, तो ठीक है, वरना आगे बढ़िए। ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, लैक ऑफ रिवीजन। मैं पहले भी बोल चुका जब हम डिस्कस कर रहे थे, और मैं वापस बोलता हूँ, रिवीजन 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 बहुत जरूरी है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है कि नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
ठीक है, ये अगेन देखिए, सिंपली रिवीजन और ये सब नहीं चलेगा, ये बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, आप ये सॉल्व कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट गलती आप कर सकते हैं कि गिविंग नॉट गिविंग दी मॉक टेस्ट, है ना। देखिए टेस्ट सीरीज से क्या होता है ना, आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो एनालिसिस करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है माय फ्रेंड्स, ठीक है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम रियली सेइंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक जो आप कर सकते हैं कि यू बिकम रेस्टलेस, है ना, और यू स्टार्ट रशिंग द प्रोसेस। व्हाट आई सेड इन द स्टार्टिंग, बिल्ड द फाउंडेशन, बिल्ड द फाउंडेशन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, है ना। एवरी सब्जेक्ट रिक्वायर सर्टेन टाइम, एवरी सब्जेक्ट रिक्वायर सर्टेन एक्टिविटी, ठीक है। तो आपको वो देना पड़ेगा, है ना, आपको वो चीजें देनी पड़ेंगी सब्जेक्ट्स को, तभी जाके चीजें आगे प्रोग्रेस करेंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने 20 दिन दिया तो और आपने मान लीजिए 3 दिन एस एफ डी बीएमडी को दिया, 3 दिन आपने 2 दिन आईएलटी को दिया, एक दिन में आपने डिटरमिनेंसी को दिया, है ना। तो अगर मान लीजिए एक दिन डिटरमिनेंसी और इंडिटरमिनेंसी को दिया और नहीं हुआ है उस दिन, तो आप क्या कर रहे हैं कि जल्दी 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 उसको कवर करने की कोशिश की और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। द आइडिया इज यू हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन, ठीक है। तो लगेगा टाइम, मैं बोल रहा हूँ, ये स्ट्रिक्ट नहीं है, गाइडलाइंस आर जस्ट अ पाथवे फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, है ना। जो दिमाग में हौच पौच होता है ना, उसको हौच पौच को हटा के एक स्ट्रेट पाथ में मूव करने का एक जरिया है। एंड दिस यू नीड टू बी अडेप्टिव विद दिस गाइडलाइंस, ठीक है। यू हैव टू बी अडेप्टिव, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू इम्प्रोवाइज, बट डोंट रश द प्रोसेस, है ना। और नहीं हुआ है तो आगे बढ़िए, मतलब ठीक है, आपने ये टारगेट किया था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, रिवीजन में देख लेंगे, है ना। रिवीजन रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डेली डेली थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, लेकिन आगे बढ़िए, है ना। और नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, छोड़िए। हो सकता है आगे वाले सब्जेक्ट में आपको आपको बहुत जल्दी से ग्रैप्स कर लें, उसके बाद चीजें बहुत हो जाए, है ना, बहुत अच्छे से कर लें तो आपको टाइम मिल जाए। यू नेवर नो, डोंट रश द प्रोसेस, डोंट बी रेस्टलेस। एंड लास्ट मिस्टेक दैट यू विल डू इज यू स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग योरसेल्फ, आप अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी परफॉर्मेंस पे डाउट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप अब बहुत टेंशन लेना शुरू कर देंगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं गाइडलाइन बनाई थी, नहीं हो रहा है ना। और यू विल ट्राई टू परस्यू द परफेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ डाउट, नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर, देखिए दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। ये सेल्फ डाउट, अपने पे थोड़ा सा मतलब जिज्ञाना, अपने पे थोड़ा डाउट होना, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपको ये पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग माय जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, चाहे मुझे 1 साल मिले, 2 साल मिले, 10 साल मिले, ये सेल्फ डाउट हमेशा लाइफ में रहेगा। और दिस शोज कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, है ना। आप तो इसका मतलब आप इसको, जैसे ये सेल्फ डाउट होता है, अब ये मेरी बात को ध्यान रखिए कि ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये आएगा, शांत हो जाइए, कुछ बात नहीं, मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बाकी देखा जाएगा, है ना। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है भाई, है ना। ये रहेगा, चाहे आप कितना भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ये रहेगा, है ना। अगर आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, दिस मीन्स यू आर डूइंग राइट, है ना। आप शांत हो जाइए, या फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और वापस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओवर स्ट्रेसिंग, मतलब कोई टॉपिक बहुत टाइम ले रहा है कि यार ये मुझे हो ही नहीं रहा है यार, हो ही नहीं रहा है यार, हो ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है ना, आज नहीं हो रहा है, कल हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो छोड़ देता हूँ, ठीक है। कोशिश की ना छोड़ें, तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा दीजिए, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। स्ट्रेस लेने इन सब से क्या होता है ना कि जो आप कर पाएंगे ना वो भी नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, इस इन चीजों की वजह से आप वो भी नहीं अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा, थोड़ा आराम से रहिए। आपको ज्यादा कुछ है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, आप मुझे मेल कीजिए, है ना। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन सी माय मेल आईडी इन अबाउट सेक्शन seveningandstuff@gmail.com, या फिर इस कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट डालिए, ठीक है, डिस्कस कीजिए, है ना। अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, कई बार होता है ना। लेकिन मत कीजिए सेल्फ डाउट और ओवर स्ट्रेसिंग, मत कीजिए। अगर ये चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं तो मतलब मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप सही जा रहे हैं, है ना। बस थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके फिर आपको वापस भागना शुरू करना है ना। ये वो स्टेज हो जाता है कि थोड़ा सा एक स्टेप पीछे रह के फुल फोर्स यू हैव टू रन नाउ अगेन, ठीक है। तो कोई बात नहीं। एंड नेक्स्ट मिस्टेक दैट यू विल डू इज यू विल ट्राई टू अचीव द परफेक्शन, ठीक है। परफेक्शन इज अ myth, not a myth actually. Perfection can be achieved, perfection, but the thing with perfection is that it kills
गुड। परफेक्शन अचीव करने के चक्कर में ना जो आप गुड अचीव कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, मैं आज शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक लगातार पढ़ूंगा, ये होता है ना, ये क्या, दिस इज अ परफेक्ट क्राइटेरिया, है ना। आप 6 बजे पढ़ने बैठे भी, 20 मिनट बाद आप बोर हो गए, बट आपने जो टारगेट सेट किया था वो 12 बजे तक का था। देखिए बोरियत होना, दैट इज द परफेक्शन, है ना। और बोरियत होना एक बात है भाई, माइंड है थोड़ा टायर्ड हो गया। आप 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, हो सकता है 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। उसके बाद वापस पढ़िए, आप पढ़ लेते, ठीक है। 6 से 12 अगर आपने टाइम निकाला भी था ना, तो उसमें से कम से कम नहीं तो आप 3 से 4 3 घंटे तो आराम से पढ़ लेते, है ना। लेकिन जस्ट बिकॉज यू प्लान्ड कि आप 6 से 12 लगातार पढ़ेंगे, उसके चक्कर में आपने वो 3 घंटे भी खो दिए, है ना। अब रिवीजन के चक्कर में मैं 6 से 12 रिवाइज करूंगा, उसके चक्कर में आपने 15 मिनट का रिवीजन भी खो दिया। डोंट अचीव, डू परस्यू परफेक्शन, है ना, डू परस्यू परफेक्शन, बट इन द परस्यूट ऑफ परफेक्शन डोंट किल द गुड, है ना। इसके चक्कर में जो अच्छा भी कर पाते हैं ना, बहुत अच्छे के चक्कर में आप अच्छे को भी खो देते हैं। तो जो है जैसा है, आप उसको उसी के साथ आगे बढ़िए, एंड डाउन द लाइन इट विल कंपाइल एंड बिकम अ वेरी गुड थिंग। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। ये एक एक दिन की एक्टिविटी है, पर 4 महीने के कंपाइल्ड है उसमें देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। वन लास्ट वर्ड, वन लास्ट वर्ड, that is, it is not about how much you have covered, it is about how much you have retained and how accurate you are in answering the question. This is something that I have come up with. वाह, ठीक है। तो बेसिकली द थिंग इज इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंड दिस होल्ड गुड फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको ये नहीं करना है कि आपने कितना कवर कर लिया, ठीक है। आपका ये नहीं है कि कितना कवर कर लिया, आपका जो जो चीज वैल्यू करती है इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज आपने जितना पढ़ा है, क्या वो आप रिटेन कर पा रहे हैं, और जो आपने रिटेन किया है उसमें आप कितने एक्यूरेट है, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ मच यू आर रिटेनिंग एंड हाउ मच एक्यूरेट यू आर। अगर आप ये सिलेबस देखिए, आप सिलेबस देखिए, सिलेबस इज सो वाइड, लेकिन आपने मान लीजिए दो दो टॉपिक, तीन तीन टॉपिक जो आपने टारगेट किए थे, ठीक है, क्या ये सारे टॉपिक जो आपने टारगेट किए थे वो टॉपिक आप रिटेन कर पाए? और अगर आप उसमें 80 to 90% अगर आप एक्यूरेट है, इट्स डन, इट्स डन, यू हैव क्रैक द एग्जाम, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई मीन, ठीक है। इट्स अबाउट, इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितना सब्जेक्ट कवर किया या पूरा गेट आपने कवर कर लिया, गेट सिलेबस कवर कर लिया बहुत अच्छी बात है ना। बट द मेन थिंग इज कि जो आपने पढ़ा है वो आप रिटेन कर पा रहे हैं और आप उसमें एक्यूरेट हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और इन्हीं को लेके आपको टारगेट करना है इन दीज 4 मंथ्स एंड इन इफेक्ट इन योर नेक्स्ट प्रिपरेशन, ठीक है ना। ये जो 4 महीने की प्रिपरेशन है, यू कैन एक्सटेंड दीज फॉर 1 year और 2 years डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्स एंड द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये की फैक्टर है फ्रेंड्स, ठीक है ना। सो विद दिस, दिस फॉर्मुलेट्स ऑल योर 4 month स्ट्रेटजी, है ना। प्लीज डू ट्राई इट, है ना। और अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से डू टारगेट इट, और गेट कैन बी क्रैक, इट कैन बी क्रैक, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, और ग्रेट सब कुछ नहीं है टू बी ट्रू ये, लेकिन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर एनी कैंडिडेट एंड एनी एस्पिरेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए आप ट्राई कीजिए, एक ऑनेस्ट एफर्ट डालिए, और आप 100% क्रैक कर सकते हैं, आप 100% में टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बात कीजिए, है ना। कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई डाउट आप दीजिए, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू फॉर वाचिंग, आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। आई पर्सनली फील कि दीज 4 months आर वेरी क्रिटिकल, और इस टाइम पे एक बहुत ही अच्छी तैयारी करता हुआ बच्चा भी कई बार डेविएट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ डाउट एंड दिस हॉच पॉच इन द ब्रेन, है ना, कि क्या करना है कैसे करना है। तो आई पर्सनली फेल्ट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो अगर आपने आखिर आखिर तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू। इस इंजीनियरिंग स्टफ में हम इंग्लिश, मैं हिंदी में भी लेक्चर देना स्टार्ट की है, इंग्लिश में पहले से अच्छे खासे लेक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो और या कोई टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं कि मैं बनाऊं, और डेफिनेटली बताइएगा, ठीक है। तो एट द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू, है ना। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे। और आखिरी में मैं कैनवा को थोड़ा शूट आउट करना चाहूँगा, मतलब ये पेड प्रमोशन नहीं है, बट एक्चुअली क्या है कि ये जो पीपीटी और सब बनाया था मैंने कैनवा में बनाया था, तो थ्रू फ्री मटेरियल, तो अच्छी भी उसमें थी, तो आई फील कि इनको भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए, जैसा मैं चाहता था वैसा मैं बना पाया, है ना। पेड प्रमोशन नहीं है ये, बट एनीवेज
good things should be given credit to. So again, I will wind up. Thank you for everything. Thank you for watching the video, and do like, share, subscribe, and give the comments about the video. है ना? Thank you for watching. Have a nice day.